Hello 10th class. I hope you all are good and doing your work properly. Students, this is 6th video of lesson 1 of history which name is The Rise of Nationalism in Europe. यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे लोग म्यूजिक एंड आर्ट के द्वारा नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ा रहे थे। अब हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। तो स्टूडेंट्स, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज। तो ये यहाँ बोला गया है कि लोकल लैंग्वेज पर जोर देना और लोकल फोकलोर मतलब कि लोक साहित्य को कलेक्ट करने का मेन एम ये नहीं था कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एंशिएंट नेशनल स्पिरिट मतलब प्राचीन राष्ट्रीय भावना को रिकवर करना है, या मैं कहूँगी कि वापस लाना है। जो हमारे नेशनलिस्ट थे उनका ये नहीं था कि उन्होंने जो पुराना कल्चर है उसको वापस लाना है, बट उनका एम ये था कि उन्होंने जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है यानी कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास पहुंचाना था जो कि क्या थे, इलिटरेट थे। इलिटरेट मतलब निरक्षर थे, या हम कहेंगे कि पढ़े लिखे नहीं थे। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, और ये पोलैंड के केस पर ज़्यादा लागू होता है, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ये पोलैंड पर ज़्यादा क्यों लागू होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि पोलैंड का 18वीं सदी के लास्ट में क्या कर दिया गया, पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि पोलैंड पर कंट्रोल कर लिया था किसने, जो ग्रेट पावर्स थी उस टाइम जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। वो कौन थी? रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोलैंड पर अपना कंट्रोल कर लिया और पोलैंड का एरिया अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इवन थो पोलैंड नो लॉन्गर excited as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language। यद्यपि पोलैंड जो था वो अब एक क्या नहीं था, अब इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, वो एक स्वतंत्र देश अब नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर अब क्या हो गया था, अब इनका कंट्रोल हो गया था। फिर भी वहाँ के लोगों ने नेशनल फीलिंग को जिंदा रखा। कैसे रखा? म्यूजिक और लैंग्वेज के द्वारा। किसके द्वारा? म्यूजिक एंड लैंग्वेज के द्वारा जिंदा रखा। अब कैरोल कुरपिंस्की, अब ये कैरोल कुरपिंस्की कौन है स्टूडेंट्स? ये एक व्यक्ति का नाम है जो म्यूजिशियन है। अब इसने क्या किया वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। इसने अपने ओपेरा और म्यूजिक के द्वारा नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया। टर्निंग फोक डांसेज लाइक पोलोनेस एंड मजूरका इंटू नेशनलिस्ट सिम्बल्स। और जो फोक डांसेज थे वहाँ के पोलैंड के, वो कौन से थे? वो थे पोलोनेस और मजूरका। इनको क्या किया, इनको नेशनल सिंबल में चेंज कर दिया। अब ये नेशनल सिंबल बन गए थे पोलैंड के। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे एक म्यूजिक के द्वारा, डांस के द्वारा लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ लाई जा रही है। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो भाषा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसके विकास में? राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो पोलैंड के जिस पार्ट पर रशिया ने अपना कंट्रोल किया उस पार्ट में क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स, उसमें पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया स्कूल से। स्कूल में अब पोलिश लैंग्वेज को क्या कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह कौन सी लैंग्वेज को अप्लाई किया? रशियन लैंग्वेज को, कि सभी जगह स्कूल्स में भी और सभी जगह क्या बोली जाएगी? रशियन लैंग्वेज बोली जाएगी। इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रैश्ड। यानी 1831 में एक
क्रांति शुरू की गई, एक आर्म्ड क्रांति। किसके खिलाफ? रशियन रूल के खिलाफ, कि जो रशियन के रूल थे, जैसे कि अभी लैंग्वेज वाला देखा हमने कि वो फोर्स कर रहे थे लोगों को कि वो पोलिश की बजाय कौन सी लैंग्वेज बोले? रशियन बोले। तो इनके अगेंस्ट क्या किया गया? एक रिबेलियन शुरू की गई, एक क्रांति, जिसको बाद में क्रैश कर दिया गया, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया, दबा दिया गया। किनके द्वारा? जो रशियन लीडर्स थे उनके द्वारा। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance। और इन्हीं को फॉलो करते हुए, मतलब किसको? इस रिबेलियन को फॉलो करते हुए, क्रांति को फॉलो करते हुए बहुत से जो क्लर्जी पीपल थे, जो मतलब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे पोलैंड में, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को एक क्या बनाया? वेपन बनाया, मतलब हथियार बनाया। किसके अगेंस्ट? राष्ट्रवादी विरोध के अगेंस्ट उन्होंने लैंग्वेज को क्या बनाया? हथियार बनाया। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब पोलिश लैंग्वेज यूज की जाने लगी कहाँ पर? चर्च में जब कोई गैदरिंग होती या कोई भी रिलीजियस कोई भी मीटिंग होती, कोई भी सभा होती, तो वहाँ पर पोलिश लैंग्वेज का यूज होता था। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पैरिस्ट एंड bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian। अब इसका रिजल्ट क्या रहा स्टूडेंट्स? कि पोलिश लैंग्वेज जब चर्च में यूज होने लगी तो इसका रिजल्ट रहा कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो परिष्ठ थे, मतलब जो पादरी लोग होते हैं चर्च में, वो और बिशप्स होते हैं, जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, उस रिलीजन के जो मेन हेड होते थे उनको बिशप्स कहते हैं। तो उनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया और उन्हें जेल में डालकर साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? उन्हें एक पनिशमेंट के तौर पर दिया गया। और पनिशमेंट किस लिए दी गई? कि उन्होंने रशियन लैंग्वेज को बोलने से क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इसलिए उन्हें ये पनिशमेंट दी गई। द यूज ऑफ पोलिश came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance। तो इससे अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इससे अब पोलिश लैंग्वेज को एक स्ट्रगल के रूप में देखा जाने लग गया। किसके अगेंस्ट? रशियन डोमिनेंस के, जो रशियन जो रूल चलते थे उनके अगेंस्ट। यानी कि इसका सीधा सा मतलब मैं बताती हूँ कि जो लोग पोलिश लैंग्वेज बोलते थे उसका सीधा मतलब ये था कि वो अगेंस्ट है किसके? रशियन रूल्स के। ओके, now we will discuss about 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। तो अब यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पर। इन 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो 1830 का जो साल था वो यूरोप में बहुत सी क्या लाया? कठिनाइयाँ लाया। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe। तो जो 18th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग थी उसमें जो स्टार्टिंग में यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। और बहुत से देशों में क्या हो गया कि जितनी जॉब थी उससे ज़्यादा क्या हो गए? एम्प्लॉयमेंट हो गए, मतलब काम की कंपैरिजन काम करने वाले लोग ज़्यादा हो गए। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब गांव के एरिया से, ग्रामीण एरिया से पॉपुलेशन मतलब लोग जो है वो माइग्रेट होने लग गए। कहाँ जाने लग गए? वो अब गांव छोड़कर सिटीज़ में आने लग गए। और सिटी में वो कहाँ रहने लग गए? स्लम्स एरिया में। तो ओवर क्राउडेड स्लम्स मतलब भीड़ से भरी हुई बस्तियाँ, गरीब बस्तियों में वो रहने लग गए। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टीफ competition from imports of cheap machine made goods from England। तो अब जो छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे स्टूडेंट्स, मतलब जो स्मॉल स्केल पर कोई चीज़ बनाते थे उन्हें अब, और टाउन्स के प्रोड्यूसर्स थे ये, उन्हें अब कंपटीशन करना पड़ता था किसके द्वारा? जो इंग्लैंड से सामान आता था।
उसके द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड से जो सामान आता था वो मशीनों से बना हुआ होता था और वो चीप होता था, सस्ता होता था, तो लोग उन्हीं को ज़्यादा खरीदते थे। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो कि हाथों से बनाते थे जिसमें टाइम ज़्यादा लगता था, तो वो तो ऑब्वियसली वो सस्ता तो होगा नहीं, तो इसीलिए इनको काफ़ी कंपटीशन करना पड़ा किससे, इंग्लैंड से आने वाले सामान से। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट, और इस पूरे कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ये था कि वो टाइम जब फैक्ट्रियों में मशीनों का यूज होने लग गया और मशीनों के द्वारा बहुत कम टाइम में ज़्यादा सामान बनना शुरू हो गया, जिससे कि सामान का रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्शली मैकेनाइज्ड। तो ये जो प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स, ये कपड़ा उद्योग में ज़्यादा आई। टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है कपड़ा उद्योग, जहाँ कपड़ा बनता है। और क्योंकि जो उस टाइम जो यूरोप में जो कपड़ा बनाने वाले वीवर्स थे वो घर में बनाते थे या छोटी उनकी वर्कशॉप होती थी, और वो कुछ ही पार्ट कोई छोटी मशीनों से ही थोड़ा बहुत काम वो करते थे, बाकी सारा काम उनका क्या होता था, हैंडमेड होता था। इसीलिए उन्हें ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ा किससे, जो इंग्लैंड से सामान आता था, जो कपड़ा आता था उससे। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे इंडिया में भी आई थी। इंडिया के वीवर्स ने भी जब ब्रिटिशर्स ने जब इंग्लैंड से कपड़ा लेना शुरू किया और यहाँ बेचना शुरू किया, तो हमारे इंडिया के वीवर्स भी एक बार बहुत ही मुश्किल में आ गए थे। तो यहाँ भी यही हो रहा है। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, पीजेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। अब स्टूडेंट्स उन रीजन्स में जहाँ पर यूरोप के उन रीजन्स में जहाँ अभी भी एरिस्टोक्रेसी का राज चल रहा था, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो कुलीन वर्ग थे, जो धनी हम कहेंगे रिच पीपल थे, जहाँ उन लोगों का राज चल रहा था, वो अपनी पावर को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन था फ्यूडल ड्यूज का, यानी कि जो टैक्स जो बढ़ता था उनकी फसल को लेकर, या उनके अलग जो जमींदार जो लगाते थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, उनकी वजह से। द राइज ऑफ फूड प्राइजेज और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड प्यूपेरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। तो खाने के जब प्राइस बढ़ जाते थे, या फिर कोई ऐसा साल आना जब बैड हार्वेस्ट हो, मतलब कि फसल उनकी ख़राब हो जाती थी, तो इसकी वजह से, जिसकी वजह से गांव और शहरों में क्या फैल जाती थी स्टूडेंट्स, गरीबी फैल जाती थी। और ये ऑब्वियसली गरीबी फैलेगी कि जब फसल ही ख़त्म हो गई तो क्या होगा, जो थोड़ा बहुत सामान है वो महंगा हो जाएगा, महंगा होने की वजह से सभी लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। तो 1848 का जो साल था वो भी एक ऐसा ही साल था। कैसा साल स्टूडेंट्स, ऐसा जैसा अभी हमने ऊपर बात किया कि या तो उस साल खाने के प्राइस बढ़ गए होंगे या फिर फसल खराब हो गई होगी। फूड शॉर्टेजेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। खाने पीने की कमी और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से जो पेरिस की जो पॉपुलेशन थी वो सड़क पर आ गई। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वाज फोर्स टू फ्ली। तो स्टूडेंट्स यहाँ लुई फिलिप बता दूं कि वो उस टाइम क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की का हेड बनाया गया था। तो इसके लिए अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने अब काफ़ी अवरोध लगाने शुरू कर दिए, मतलब कि जाम लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें क्या नहीं मिल रहा था, खाने को नहीं मिल रहा था। स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से डर से लुई फिलिप को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं बुक पेज नंबर 16 पर। यहाँ एक चित्र दिया गया है, या ये है पीजेंट अपराइजिंग 1848, यानी कि किसानों के द्वारा किया गया एक विद्रोह। ओके। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट्स मेल अबव 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। तो स्टूडेंट लुई फिलिप के भागने के बाद
वहाँ नेशनल असेंबली बनाई गई और नेशनल असेंबली ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने गारंटीड दी, मतलब कि सफरेज दिया। सफरेज आपको पता होगा, सफरेज क्या है, राइट टू वोट, मतलब वोट डालने का राइट दिया सभी लोगों को जिनकी एज क्या थी, अबोव 21। और उन्होंने गारंटी दी किसकी, राइट टू वर्क, काम के की भी उन्होंने गारंटी दी कि लोगों को काम भी दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और नेशनल वर्कशॉप्स खोली गई जिससे कि लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and give them order for finished textile, but drastically reduced their payments। तो यहाँ 1845 की बात हो रही है, सिलेसिया के वीवर्स की। वीवर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बुनकर, कपड़ा बुनने वाले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट की, क्रांति शुरू की, किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिससे उन्हें काम मिलता था, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, उन्हें रॉ मटेरियल देते थे जिससे कि वो कपड़ा बनाते थे, और फिर जब फिनिश हो जाता था तो फिर उन्हें और ऑर्डर देते थे, लेकिन जब उनके काम की जो उन्हें पेमेंट दी जाती थी वो बहुत ही कम दी जाती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया, किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। द जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, विलहेलम वोल्फ उस जर्नलिस्ट का नाम है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेशियन विलेज एज फॉलोज। उसने एक न्यूज़पेपर में एक ये दिया था स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर में उस टाइम की कंडीशन दी गई थी, तो ये हम देख लेते हैं जल्दी से क्या थी। इन दीज विलेज, उन गाँव में, विद 18,000 इनहेबिटेंट्स, यानी कि जहाँ पर क्या थे, 18,000 आबादी वाले गांव थे जो। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, वहाँ पर कपड़ा बुनना एक बहुत ज़्यादा फैला हुआ काम था। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीमी, वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी। द डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइजेज ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। तो ये है कि जो जॉब्स दी जाती थी, उस जॉब्स के जो एडवांटेज थे कि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, वो जब सामान बन जाता था तो उसके प्राइस को रिड्यूस कर देते थे ताकि उन्हें क्या करना पड़े, व्यूअर्स को कम पैसा देना पड़े। और बट जब वो आगे अपना सेल करते थे तो वो महंगे में बेचते थे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे थे, अपना प्रॉफिट देख रहे थे, ना कि व्यूअर्स का। तो अब देखते हैं कि उन व्यूअर्स ने क्या किया इस कंडीशन में। On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages। तो 4 जून को 2 बजे क्या हुआ स्टूडेंट्स, वीवर्स की एक भीड़ निकली अपने घरों से और उन्होंने 2 लाइन बनाई, और लाइन बनाकर सीधा वो कहाँ गए, अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर पर उन्होंने अटैक किया। दे वर ट्रीटेड विद स्क्रोन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। और उन्होंने क्यों किया स्टूडेंट्स ये अटैक, कि उनकी डिमांड थी कि उन्हें क्या मिले, हायर वेजेज, मतलब उनकी जो वेज थी वो क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, उनके पैसे। और उन्हें क्या किया गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें धमकियां दी गई। फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, और इन्हीं को फॉलो करते हुए एक वीवर्स का ग्रुप जो है वो उनके घर में घुस गया, कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गया। स्मैश्ड इट्स एलिगेंट्स विंडो panels, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स कि तो जो कॉन्ट्रैक्टर की जो चमकती हुई खिड़कियां थी, जो फर्नीचर्स था या फिर जो चीनी मिट्टी से बना हुआ जो महंगा सामान था वो सारा तोड़ दिया वीवर्स ने घर में घुसकर। और कुछ उसके स्टोर हाउस मतलब गोदाम में घुस गए, गोदाम में जहाँ उसने कपड़ा स्टोर कर रखा था उस कपड़े को, सारे कपड़े को उन्होंने क्या कर दिया, फाड़ दिया, या हम कहेंगे कि उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया, सो दैट कि कॉन्ट्रैक्टर उसे अब आगे बेच ना सके। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू ए नेबरिंग विलेज विच हावेवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन।
और कॉन्ट्रैक्टर ने अब क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली को लेकर पास के विलेज में भाग गया, लेकिन पास वाले विलेज के लोगों ने भी उसे रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि उसे यहाँ रहने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। ही रिटर्न 24 आवर्स, वो 24 घंटे के बाद वापस आया। कौन आया? कॉन्ट्रैक्टर वापस आया। लेटर हैविंग रिक्वेश्चनाइड द आर्मी, और वो भारी आर्मी के साथ आया वापस। इन द एक्सचेंज दैट followed 11 वीवर्स वर शूट। तो इस एक्सचेंज में क्या हुआ, 11 वीवर्स मारे गए स्टूडेंट्स। तो ये हम देख सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने जब इतना परेशान कर दिया वीवर्स को, तो ऐसे तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उस टाइम, तो क्या कंडीशन वीवर्स की रही होगी। तो अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 3.3 है जो द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं अच्छे से। और अब जैसे कि हमारा सिलेबस भी रिड्यूज हुआ है, तो ये 2 लेसन ही आ रहे हैं, तो 20 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 10 मार्क्स तो ओबियसली इस लेसन से आएगा। तो अच्छे से इसको लर्न करना। और अगर तुम्हें ये अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।